स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षण में। मैं सुशील कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर। आज हम अध्ययन करेंगे व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार विषय में एकाकी व्यापार का। जैसा कि आप देख रहे हैं एकाकी व्यापार, इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं एकाकी व्यापार का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके लाभ और उसकी हानियाँ। इस अध्याय को आरंभ करने से पहले हम एक बात पर चर्चा करते हैं। जैसे यदि अचानक से घर के अंदर कोई मेहमान आ जाए या कोई अतिथि, मित्र, दोस्त, इस तरह से कोई अचानक से व्यक्ति आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। ज़्यादातर स्थितियां ऐसी होती हैं, माताजी बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटा जाओ, आपके अंकल आए हैं, आपके मामा, ताऊ, चाचा या जो भी लगते हैं वो आए हैं और आप जाके बाज़ार से कुछ सामान ले आओ। ऐसी स्थिति में बच्चा झट से जाता है और तुरंत से मार्केट से सामान लेकर आ जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे आसपास ही कुछ ऐसी दुकान है जहाँ से हम कुछ छोटा मोटा या कुछ छोटी छोटी वस्तुएं क्रय कर सकते हैं। आपके अपने आस पड़ोस में भी इस तरह की बहुत सी दुकानें, बहुत से व्यवसायी, बहुत से कार्य करने वाले लोग जो छोटी छोटी वस्तुएं बेचते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, इस तरह से होते हैं। आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अध्याय को बेहतर तरीके से समझने के लिए इस अध्याय को, इस टॉपिक को, इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको ये पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आइएगा चर्चा करते हैं इसके ऊपर, एकाकी व्यापार क्या होता है। एकाकी व्यापार के अर्थ की अगर हम बात करें तो एकाकी व्यापार से आशय व्यावसायिक संगठन के उस रूप से है जिसका एक स्वामी होता है। वह स्वयं ही पूंजी लगाता है, स्वयं संचालन एवं प्रबंध करता है और उसके लाभ हानि का स्वयं ही अधिकारी होता है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि एक सिंगल व्यक्ति, एकल व्यक्ति अपनी पूंजी व्यवसाय में लगाता है और स्वयं ही उसका डायरेक्शन करता है, अर्थात संचालन करता है, और स्वयं ही उसके मैनेजमेंट को, अर्थात प्रबंध को भी देखता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यवसायी को एकल व्यवसायी, एकाकी व्यवसायी कहा जाता है। आइएगा इसके और देखते हैं इसको किस किस नाम से हम जान सकते हैं। इसको हम अनेक नामों से जानते हैं। ऐसे व्यापारी को एकाकी व्यापारी, एकल स्वामी, व्यक्तिगत साहसी, व्यक्तिगत व्यवस्थापक, व्यक्तिगत स्वामी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इसके हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे अभी हमने आरंभ में आपको बताया है, आपको विदित कराया है कि घर पे मेहमान आए, अचानक से किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी, माता ने पुत्र से कहा कि आप ऐसे कुछ नाश्ते का सामान ले आओ, तो वो तुरंत से जाकर ले आता है। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे कार्य करने वाले, ऐसे बहुत सारे विक्रेता आसपास ही हमारे होते हैं, गली मोहल्ले में, कॉलोनी में और आपके इर्द गिर्द होते हैं। वो कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं, आइए इसको देखते हैं हम, ये कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ऐसे व्यक्ति फुटकर विक्रेता के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हलवाई, नाई, धोबी, दर्जी, मोची, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, चाट वाला, फेरी वाला, पान वाला, पंसारी आदि ये सब। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो आपके अध्यापक, वकील और डॉक्टर, ये भी सिंगल ओनर होते हैं।
ऑलमोस्ट हमने देखा है कि एक कक्षा को एक वेला में, एक पीरियड में पढ़ाने के लिए एक ही आचार्य, एक ही अध्यापक आते हैं, तो वो अपने उस विषय के विशेषज्ञ भी होते हैं। अर्थात ये भी एकल व्यवसाय के अंतर्गत ही आता है। एक अध्यापक पूरी कक्षा के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाता है, ये भी एकल व्यवसाय में ही आता है। इसके संबंध में कुछ बुद्धिजीवी वर्गों ने, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने, अर्थशास्त्रियों ने, प्रोफेसर्स ने कुछ परिभाषाएं भी दी हुई हैं। परिभाषाओं पे हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं इसको। देखिएगा यहाँ पर जेम्स स्टीफेंसन के अनुसार एकाकी व्यवसाय से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समस्त कारोबार स्वयं अपने लिए करता है। देखिए, इन्होंने बहुत क्लियर सी बात बताई है, स्पष्ट रूप से इसको किया है कि एकाकी व्यवसायी से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समस्त कारोबार अपने लिए करता है, अपने स्वयं के लिए करता है। वह किसी की नौकरी नहीं करता, वह किसी के अधिकार में नहीं रहता, वह अपने स्वयं के कार्य का अधिकारी होता है। बहुत अच्छी डेफिनेशन इन्होंने दी है। इसके बाद देखते हैं दूसरी डेफिनेशंस। डॉक्टर जॉन ए शुबिन के अनुसार एकाकी स्वामित्व वाले व्यक्ति के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यापार का संगठन करता है, वही स्वामी होता है, वही अपने नाम से व्यापार का संचालन करता है। अब ये तो हुआ जी कुछ बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा दी गई परिभाषाएं। यदि हम इसको कानूनन रूप से देखें, क्या हम इस पर भी चर्चा कर सकते हैं कि इन लोगों को क्या कोई लाइसेंस भी होता है, इनके पास कोई अधिकार भी होता है, कानून की नज़र में, कानून के द्वारा इनको कोई मान्यता प्राप्त है? हमारे संविधान में कोई इस तरह की कोई उल्लेख है कि इनको कार्य करने के लिए कह दिया जाए कि भाई आप कर सकते हैं? बिल्कुल। भारतीय अधिनियम के अनुसार, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 18 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को कार्य करने के लिए अनुमति है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 18 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को कार्य करने की अनुमति होती है, वो कार्य कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी किसी प्रकार से नहीं है। इसके बाद आते हैं हम एकाकी व्यापार के लाभ और वे एकाकी व्यापार की हानियां। देखिए, एक व्यापारी जब एक व्यापार को शुरू करता है, व्यवसाय को शुरू करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। क्या कि जो वो व्यवसाय कर रहा है उसमें उसको लाभ होगा या हानि होगी। कहीं ऐसा ना हो मैं अभी कोई बिज़नेस स्टार्ट करके बैठूं और उसमें मुझे कुछ परेशानी या कोई समस्या आ जाए। तो ऐसी स्थिति में वह लाभ और हानि दोनों को अपने मस्तिष्क में रखता है और वह यह भी ध्यान रखता है कि मुझे इससे किस प्रकार से निपटना है। तो आइए चर्चा करते हैं इसके लाभ के ऊपर। बहुत सारे फायदे होते हैं एकल व्यापारी के द्वारा किए गए व्यवसाय के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एकाकी व्यापार के लाभ के अंतर्गत सबसे पहला हेडिंग हमारा है सुगम स्थापना व संचालन। सुगम स्थापना व संचालन। देखिए, एकाकी व्यवसाय करना बहुत ही आसान है, कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है। और यदि अध्ययन किया जाए तो एक प्रोफेसर ने इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। एस लुंडी ने इसको इस प्रकार से बताया है कि एक व्यक्ति 3 सेंट का एक अखबार खरीद के, 3 सेंट का एक अखबार खरीद के, न्यूज़पेपर खरीद के उसको गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर 5 सेंट में बेच देता है।
इतना सरल है ये व्यवसाय, एकाकी व्यवसाय इतना सरल है। उन्होंने इस परिभाषा के अंतर्गत इसको विस्तार के रूप से बता दिया है कि बहुत ही आसान ये होता है। इसीलिए हमारा जो पहला हेडिंग है वो सुगम स्थापना व संचालन, स्थापना भी आसान है और इसको चलाना भी आसान होता है। परिभाषित रूप से यदि मैं इसे कहूँ तो एकाकी व्यापार की स्थापना अत्यंत सरल तथा इसका संचालन भी अत्यंत आसान होता है, कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है। आइएगा दूसरे हेडिंग पर चर्चा करते हैं, कम पूंजी की आवश्यकता। कम पूंजी की आवश्यकता होती है, अर्थात जैसा कि पहली परिभाषा में बताया गया है कि इसमें बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। पहली परिभाषा को यदि हम इस वाले शीर्षक में इन्वॉल्व करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक अखबार कितने रुपए का खरीदा गया, 3 सेंट का खरीदा गया। यदि हम भारतीय भाषा में कहें उसको तो 3.5 या 4 रुपए का एक न्यूज़पेपर आता है और 5 रुपए का आसानी से बिक जाता है। तो ये इतना आसान भी है। 100 न्यूज़पेपर भी अगर उदाहरण के तौर पर हमने ले लिए, 300 350 रुपए के आए और 1 घंटे में उनको बेचकर चला गया, 500 रुपये उसने आसानी से कमा लिए। तो बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता इसको होती है। अब इसमें से भी यदि हम किसी एक उदाहरण को लें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता उन लोगों को होती है। आइएगा देखते हैं तीसरा हेडिंग, निर्णय में शीघ्रता। निर्णय में शीघ्रता, क्विक डिसीजन। किसी भी कार्य को करना है उसके लिए उसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, वो तुरंत से उसका सेल्फ डिसीजन ले सकता है। सेल्फ डिसीजन, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत से अचानक से किसी भी कार्य को करना है तो तुरंत उसके बारे में अपने आप से ही सोच करके वो उसको कर सकता है। इसके विषय में एक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर व्हीलर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, एकाकी व्यापारी अधिकतम गति तथा न्यूनतम विवाद के निर्णय ले सकता है। एकाकी व्यापारी अधिकतम गति तथा न्यूनतम विवाद के निर्णय ले सकता है, मतलब बहुत ही शीघ्रता से और जिनमें समस्याएं कम हो ऐसे निर्णय वो आसानी से ले सकता है। इसके बाद आते हैं चौथे शीर्षक पर, गोपनीयता। गोपनीयता से आशय होता है कि हमारा जो व्यवसाय है वो हमारे तक ही सीक्रेट है। हम जो भी कार्य करते हैं उसका हमें बहुत अच्छे से ज्ञान होता है, अच्छे से पता होता है किस वस्तु पर कितना प्रॉफिट होना है, किस वस्तु को बेचने से कितना लाभ होना है, किस वस्तु को बेचने से अधिक लाभ होना है, किस वस्तु को बेचने से कम लाभ होना है, कौन सी वस्तु बाजार में अधिक उपयोगी है, ग्राहक किस वस्तु को अधिक पसंद करते हैं, उनसे होने वाला प्रॉफिट, ये हमारे पास सीक्रेट होता है, गोपनीय होता है। इसके विपरीत यदि हम किसी व्यक्ति को अपने साथ रख के व्यवसाय करें तो सारी बातें जो हमें अनुमानित हैं, हमें विदित हैं, उसको भी ज्ञात होंगी। इसलिए इस एकल व्यवसाय की ये विशेषता होती है, उसका एक सबसे बड़ा लाभ होता है कि उसकी जो गोपनीयता है वो हमेशा बनी रहती है, वो केवल एक ही व्यक्ति के पास रहती है। इसके बाद 5वें हेडिंग को देखते हैं, मितव्ययिता। मितव्ययिता अर्थात इकोनॉमी। एकाकी व्यवसायी अपने संपूर्ण लाभ का स्वयं स्वामी होता है। एकाकी व्यवसायी अपने संपूर्ण व्यवसाय का अकेला स्वामी होता है और अकेला ही उस लाभ और हानि को वहन करता है, अर्थात उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इतना उसको अनुमान होता है किस वस्तु को बेचने से उसको कितना प्रॉफिट होने वाला है और किस वस्तु को बेचने से उसको कितना लॉस होने वाला है, या कौन सी वस्तु अधिक
समय तक नहीं रुक पाएगी, शीघ्र खराब हो जाएगी, तो ऐसी वस्तु को वो किस प्रकार से सेल करे, विक्रय करे, ताकि वो शीघ्रता से बिक सके और उसको उस पर कोई हानि न हो, अर्थात मितव्ययता। इसको परिभाषित रूप से यदि हम कहें तो एकाकी व्यापारी व्यवसाय का चुनाव करते समय संपूर्ण लाभ का स्वामी होता है तथा संपूर्ण हानि का भी स्वयं उत्तरदायी होता है। इस कारण वह अपने व्ययों को कम से कम रखने का प्रयत्न करता है और वह यह प्रयास करता है कि उसके व्यय जो उसके द्वारा स्वयं के द्वारा किए जाने वाले व्यय होते हैं वो कम से कम हों, अपने स्वयं के व्यय कम से कम हों और व्यवसाय उसका अधिक उन्नति, अधिक प्रगति कर सके। ऐसी स्थिति में वो अपने व्ययों पर नियंत्रण लगाता है और लाभ का ध्यान रखता है। आइएगा छठे हेडिंग को देखते हैं, पैतृक ख्याति का लाभ। पैतृक ख्याति की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये जो शब्द है ख्याति, गुडविल, अकाउंट्स के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, ख्याति, गुडविल। अब क्योंकि हम बात करें एकल व्यापारी की, तो ऐसी स्थिति में गुडविल जो है वो उसको पैतृक रूप से प्राप्त हुई है। पैतृक अर्थात इस बात को आप एक उदाहरण से समझ लीजिएगा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, सामान्यतः ये देखा होगा कि हमारे पिताजी बोलते हैं कि ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, ये हमारे पूर्वजों का सुनार है। हम सोने का कोई भी, गोल्ड का कोई भी सामान लाते हैं तो वो उसी व्यक्ति से लेकर आते हैं। घर में किसी भी सदस्य को कोई समस्या होती है, कोई बीमारी, कोई परेशानी होती है, तो हम उस डॉक्टर के पास ही जाते हैं क्योंकि वो हमारा फैमिली डॉक्टर है। सोने की कोई भी वस्तु हम किसी अन्य व्यक्ति से खरीदेंगे, अन्य व्यापारी से खरीदेंगे या प्रत्येक बार अलग अलग व्यवसायी से खरीदते हैं, तो हमें ये संभावना, ये डर, एक भय रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ उसमें हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ग्राहक ऐसे हो जाते हैं जो व्यापारी के रेगुलर कस्टमर होते हैं, लगातार क्रेता होते हैं, लगातार माल क्रय करने वाले, और पीढ़ी दर पीढ़ी भी होते हैं। जैसे पहले पिताजी इस सोने की दुकान से सामान खरीदा करते थे, अंगूठी, चेन, पायल, पाजेब, जो भी इटीसी। पिताजी इन वाले डॉक्टर से हमारे घर के सभी सदस्यों का ट्रीटमेंट कराते थे, तो हम भी उनसे ही करा रहे हैं जी, हम भी उन्हीं व्यक्तियों से सामान खरीद रहे हैं जी, हम भी उसी परचून की दुकान से सामान खरीद रहे हैं जहाँ से पिताजी खरीदते थे। पिताजी बताया करते थे कि दादाजी भी वहीं से खरीदते थे। तो ऐसी स्थिति में उस एकल व्यापारी के लिए क्या फ़ायदा हुआ? उस एकल व्यापारी को ये फ़ायदा हुआ कि उसके रेगुलर कस्टमर उसको मिलते रहते हैं, वो कंटिन्यूसली उसके पास आते रहते हैं। इसी को पैतृक ख्याति का लाभ कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, अगर पारिभाषिक रूप में मैं इसको कहूँ तो एकाकी व्यवसायी अपने पूर्वजों द्वारा कमाई गई ख्याति का लाभ अपने व्यवसाय में प्राप्त करता है। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण लिया गया, दादाजी खरीदते थे उसी दुकान से, फिर पिताजी और फिर पुत्र भी वहीं से खरीदता है। तो ये इसके अतिरिक्त ये तो हुआ आपका पैतृक ख्याति का लाभ। यदि गुडविल की मैं बात करूं तो अकाउंट्स में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। कैसे? गुडविल को यदि परिभाषित किया जाए तो इसकी परिभाषा देना बहुत ही कठिन कार्य है, जबकि इसको वर्णन करना, इसका विस्तार से बताना, इसकी व्याख्या करनी बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ब्रांड के नाम से खरीदता है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे ब्रांड हमारे देश में, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द होते हैं। जैसे कपड़े का ब्रांड हो गया, जूतों का ब्रांड हो गया, या खाने का भी कोई ब्रांड होता है कि
मैं तो उस मिठाई की दुकान से ही मिठाई खरीदता हूँ, मैं तो उस कंपनी का ही कपड़ा पहनता हूँ, मैं तो उस कंपनी के ही जूते प्रयोग करता हूँ, मैं प्रत्येक वस्तु इस कंपनी से ही खरीदता हूँ। तो एक ब्रांड होता है, एक मार्का होता है, एक लेबल होता है, वही ख्याति होती है। तो ख्याति को वर्णन करना आसान है और ख्याति को परिभाषित करना अत्यंत ही कठिन होता है। आइएगा अगले शीर्षक पर चर्चा करते हैं। पूर्ण नियंत्रण। एकाकी व्यवसायी का अपने व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण होता है जी, अर्थात उसको पूर्ण रूप से ये ज्ञान होता है कि मेरे व्यवसाय में इस समय क्या हो रहा है। सुबह जब मार्केट खुलती है, बाज़ार खोले जाते हैं, उस समय वो अपनी शॉप पर आकर बैठता है और शाम को जिस समय बाज़ार बंद किए जाते हैं उसी समय से वो अपने शॉप को बंद करके घर पर जाता है। अर्थात पूरे दिन उसको अपने व्यवसाय की गतिविधियों का ज्ञान होता है, पूर्ण रूप से वो उसके ऊपर नियंत्रण रखे हुए हैं। किसी व्यक्ति को उसके लिए किसी से पूछने की या कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, उसका पूरा कमांड अपने व्यवसाय के ऊपर होता है। इसके बाद अगला हेडिंग व्यक्तिगत संपर्क। बहुत अच्छा हेडिंग है ये। व्यक्तिगत संपर्क अर्थात जब एक व्यवसायी प्रातः ही अपनी दुकान पर आकर बैठता है और अंतिम समय तक बैठा रहता है, शाम तक बैठा रहता है, तो वह प्रत्येक ग्राहक से डायरेक्टली उसका संपर्क बनता है, प्रत्यक्ष संबंध उसका उनसे होता है। अर्थात ग्राहक, कोई भी यदि ग्राहक दुकान पर आता है तो वो सीधे उस व्यापारी से ही बात करता है जिस व्यापारी के पास वो माल खरीदने के लिए आया है, और व्यापारी निजी तौर पर भी उन व्यक्तियों को अच्छी प्रकार से जान लेता है। कभी कभी आपने देखा भी होगा, जैसे हम बाज़ार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमें देखते ही समझ जाता है कि हम क्या सामान लेने के लिए उसके पास आए हैं, और तुरंत से हमारे कहे बिना ही वो उस सामान को निकाल कर हमें दे देता है, उस वस्तु को हमें दे देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो हमसे परिचित है और हमें निजी तौर पर वह जानता है। उसको ये ज्ञात है कि हम किस वस्तु को क्रय करने के लिए उसकी दुकान पर आए हैं, वो आसानी से उस वस्तु को हमें दे देता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसका हमसे व्यक्तिगत संपर्क भी होता है। व्यापारी का, एकाकी व्यापारी का ग्राहक से व्यक्तिगत संपर्क भी होता है। 9वें हेडिंग पर चर्चा करते हैं व्यवसाय की स्वतंत्रता। देखिए, किसी व्यवसाय को जब किया जाए तो वो पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में होना चाहिए। कभी कभी कुछ व्यक्ति किसी अन्य के कहने से कि भाई आप ये व्यवसाय कर लो, आप ये व्यवसाय कर लो। मान लीजिए मिस्टर ए कपड़े का व्यवसाय करना चाहते हैं और वो मिस्टर बी से एक एडवाइस ले लेते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। तो मिस्टर बी बोलते हैं कि आप कपड़े का नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में सामंजस्य की स्थिति हो जाती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि व्यक्ति क्या करे। इसीलिए हमें अपने ही अनुसार व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। व्यवसाय की स्वतंत्रता हमें स्वयं रखनी चाहिए। हम उस व्यवसाय को करें, उस व्यवसाय को किया जाए जिसको हम आसानी से कर सकते हों, जिसका हमें पूर्ण ज्ञान हो, जिसके विषय में हम अधिक जानकारी रखते हों, ऐसा व्यवसाय हम करें। न कि किसी अन्य व्यक्ति के कहे अनुसार हम उस व्यवसाय को करें जिसका हमें ज्ञान हो, न कि किसी अन्य व्यक्ति के कहे अनुसार। इसके बाद देखिए ऋण लेने में सुविधा।
एकल व्यवसायी जो होता है उसको ऋण लेने में भी सुविधा होती है। सभी व्यवसायियों का बैंक में खाता होता है। व्यवसायी का बैंक से अच्छा लेन देन यदि है, ठीक प्रकार से वह बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहा है, लेन देन कर रहा है, ठीक समय पर बैंक के लिए गए पैसे का भुगतान कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में बैंक उसके अकेले स्वयं के उसके आधार पर ही उसको ऋण दे देता है, उसकी गुडविल के आधार पर ही ऋण दे देता है। तो ऋण लेने में उसको आसानी हो जाती है। अब देखिए ठीक इसी प्रकार से हानियां, जैसा कि हम जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमें व्यवसाय से, एकाकी व्यवसाय से कुछ लाभ हुए हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं। क्या हानियां होंगी वो देखिएगा। सबसे पहला, अस्थायी अस्तित्व। जैसा कि मैंने आपको बताया सिक्के के दो पहलुओं की तरह लाभ और हानि दोनों होती हैं। तो अस्थायी अस्तित्व, एकाकी व्यापार का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता है जी। अर्थात यदि किसी कारण से व्यवसाय करने वाला व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, यदि स्वर्गवासी हो जाए तो उसका व्यवसाय भी समाप्त ही हो जाता है, तो उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। दूसरा, सीमित पूंजी। यदि व्यवसायी ये चाहे कि मैं अपने व्यवसाय को बढ़ा लूँ, इसका क्षेत्र बढ़ा लूँ, इसको विस्तार रूप से कर दूँ, इसका और ज़्यादा विस्तार कर दूँ, तो ऐसी स्थिति में उसके पास चूँकि पूंजी की कमी होती है, इसीलिए वो सीमित पूंजी तक सीमित रह जाता है, अर्थात आगे नहीं बढ़ा पाता, अपने व्यवसाय को विस्तार नहीं दे पाता। तीसरा, सीमित प्रबंध। उसको जो भी करना है अकेले ही करना है, क्योंकि वो किसी से सलाह नहीं लेता। अकेला होने के कारण वह अपनी कोई कमेटी या कोई इस तरह से कोई लोग उसके साथ नहीं होते हैं, तो वो सारा मैनेजमेंट भी स्वयं करता है, तो स्वाभाविक है उसमें गलतियां भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, सीमित ख्याति। ख्याति की हमने बहुत यहाँ पे विस्तार से बात की है, परंतु फिर भी उसकी ख्याति सीमित होती है जी। जहाँ पे वो रहता है, जिस गली मोहल्ले या जिस कॉलोनी में उसकी दुकान होती है, सिर्फ वहीं के लोग उसको जानते हैं। ख्याति, उसके लिए ख्याति का कोई विस्तार रूप नहीं होता, एक सीमित दायरे में वो रहता है। पांचवा, अनुपस्थिति में हानि। बाई चांस सुख दुख तकलीफ कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कहीं जाना पड़ सकता है, अचानक से कहीं जाना पड़ गया, अब या तो उसको दुकान बंद करनी पड़ेगी या फिर किसी अन्य व्यक्ति को वहाँ पर जिम्मेदारी देनी होगी। परंतु विश्वास कैसे किया जाए? जो काम मैं स्वयं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, वो मैं दूसरे से कैसे अपेक्षा कर सकता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में वो काम उसको उतने बेहतर तरीके से वह कर सकता है? तो कहने का अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति यदि अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में हानि संभव है। अगला हेडिंग, शीघ्र निर्णय से हानि। कभी कभी उतावलेपन में, जल्दी में कोई निर्णय ले लिया जाता है, और यह आवश्यक नहीं है कि शीघ्रता से लिए गए सभी निर्णय सफल होते हैं या सभी निर्णय सही ही होते हैं। हमेशा उसमें कुछ निर्णय गलत भी हो सकते हैं, जिसके कारण व्यवसाय को हानि हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो निर्णय शीघ्र लिया गया है उसमें हानि की संभावना भी हो सकती है। हमेशा शीघ्र लिए गए निर्णय सही साबित नहीं होते हैं। अगला हेडिंग, असीमित दायित्व। सीमित जो है जी, असीमित होता है इसका दायित्व। इसका दायित्व जो होती है, इसकी लायबिलिटीज जो होती है वो असीमित होती है, अर्थात यदि किसी कारण से उसके दायित्व ज़्यादा हो जाए और संपत्ति कम रह जाए तो वह दिवालिया की स्थिति में भी आ सकता है। इसके बाद अधिक जोखिम। एकल व्यवसाय में
जोखिम ज़्यादा होता है। एकल व्यवसाय में जोखिम ज़्यादा होता है, जिस कारण क्योंकि वह अकेला है, बहुत सारे रिस्क उसमें होते हैं, क्रय विक्रय लेन देन ये सब सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, तो हानि भी हो सकती है। किसी व्यक्ति को ज़्यादा रुपये का उधार माल दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में यदि वह व्यक्ति नहीं रहा तो उसको हानि हो सकती है। किसी लेनदार से ज़्यादा माल क्रय कर लिया, उसको भुगतान देना हुआ, तो ऐसी स्थिति में हानि हो सकती है। तो ये रहा आपका एकाकी व्यापार का अर्थ, परिभाषा और इसके लाभ और हानियाँ। धन्यवाद।